नमस्कार। कैसे हैं? पूजा कट गई, दिवाली आ रही है। दिवाली आ रही है, देवी लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। देवी लक्ष्मी के बारे में, महालक्ष्मी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन देवियों के जीवन के बारे में कभी गौर से सोचिएगा। हम सबकी कहानी एक जैसी है, एक बंधी बंधाई धारणा है और हम उसी धारणा में चीज़ों को फिट करने की कोशिश करते हैं। जो फिट नहीं होता है, अनफिट होता है, उसे हम बुरा मान लेते हैं। रिपोर्टर दीदी की ओर से आप सबका स्वागत। और आज हम बात इन्हीं धारणाओं के बारे में करेंगे। लक्ष्मी। मैं जब अपनी पहली किताब लिख रही थी तो मैंने देवी सरस्वती पर लिखा था और आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखा था कि शिक्षण संस्थान में किस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो कैसे आज के संदर्भ में वो क्या सोचती हैं। आज मैं देवी लक्ष्मी के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि एक जो धारणा थी वो मेरे मन के अंदर भी थी और आज मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कुछ पूर्वाग्रह थे, या ये मान लिया जाता है कि जिसके पास लक्ष्मी होगी वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, यानी दयालु नहीं होगा, उदार नहीं होगा, या कई बार ये भी कि देवी सरस्वती और लक्ष्मी और शक्ति की निभती नहीं। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो बना दिए गए हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ऐसा क्यों है कि हम शक्ति की आराधना तो करते हैं मगर आम जीवन में शक्ति से डरते हैं, भयभीत होते हैं। घरों में आप देखेंगे कि देवी दुर्गा की जो प्रतिमा है या मूर्ति है वो बहुत कम होती है, होती भी है तो उस पूजा में कहीं ना कहीं एक भय भी होता है। देवी लक्ष्मी का जो संबंध है वह आमतौर पर घरों से जोड़ लिया जाता है और आमतौर पर किसी भी विवाहित स्त्री को लक्ष्मी मान लिया जाता है, या अविवाहित स्त्री को भी लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन माना किस लिहाज से जाता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये बहुत लोचा है। यहाँ पे अंतर्द्वंद देखिए, यही अंतर्द्वंद स्त्री का अंतर्द्वंद भी है। उसे चाहते तो सब हैं लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। अपनाना तो सब चाहते हैं लेकिन उसका जो सही उद्देश्य है और उसका किस तरह से सदुपयोग हो सकता है समाज कल्याण में, ये कोई समझना नहीं चाहता है। देवी लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चाहिए। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। क्या आप कभी बेवजह, बगैर किसी मांग के, बगैर किसी इच्छा के कभी भी ईश्वर से मिलने गए हैं? ये बात मैंने की थी और आज ये मेरे विचार में आया कि ये सवाल उठना चाहिए। अगर हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है, जो हमें नहीं समझना चाहता, तो हम उसे देखना भी नहीं चाहते। और हम जब भी ईश्वर के पास जाते हैं तो बगैर मांग के तो जाते नहीं हैं। भगवान जी हमको धन दीजिए, भगवान जी हमको ये दीजिए, भगवान जी हमको किसी को शादी करा दीजिए, तो गाड़ी दिला दीजिए, तो नौकरी दिलवा दीजिए। जो भक्ति वाला जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जिस तरह मानवीय रिश्तों में होता है कि वो रिश्ता जहाँ पे कोई शर्त ना हो, जहाँ पे कोई इच्छा ना हो, वही टिकता है।
इच्छा हो भी तो वो स्वार्थ में ना बदले या आपसी समझ हो। ये आपसी समझ ही मुझे लगता है कि इसका अभाव है। हम बात जब धन की करते हैं, धनार्जन की करते हैं, तो उसमें कहीं भी हम ये नहीं मांगते कि हमें वो विवेक भी दीजिए कि हम उस धन का सदुपयोग भी कर सकें। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे पास इतनी शक्ति हो कि हमारे पास जो भी धन हो उसका उपयोग दूसरों के लिए भी हो। हम जो भी मांगते हैं अपने लिए मांगते हैं, यानी हमारी हर चीज़ में स्वार्थ रहता है। अब यहाँ पे कल्पना कीजिए कि जब हम मनुष्य होकर ये बर्ताव अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो देवी देवता कैसे करते होंगे। यही कंट्राडिक्शन जो है, यही अंतर्द्वंद है, मानवीय संबंधों में भी है। हम सब चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ अच्छा मिले, ये मिले, अच्छे दोस्त मिले, सब कुछ अच्छा मिले, लेकिन हम खुद कितने अच्छे हैं। जिस त्याग की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, वो त्याग हमारे अंदर करने की क्षमता कितनी है, किस हद तक है। कभी खुद से सवाल कीजिए और कभी बेवजह भी भगवान जी से मिलना चाहिए। देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, कोई कारण नहीं। जैसे हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम उससे कोई वजह नहीं पूछते, हम मिलते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि यही जो रिश्ता है वही हमारे और हमारे ईश्वर के बीच होना चाहिए। आप कहेंगे रिपोर्टेबिलिटी ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, ये ज्ञान नहीं है, ये अनुभव है। और बहुत कुछ लिखती पढ़ती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। और हाल ही में देवी लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मी पूजा गई तो उसमें मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो ये चीज़ें कुछ दिमाग में चली तो मुझे लगा कि इन पर आपसे बात होनी चाहिए। कोई भी चीज़ें एक तरफा हों तो बहुत नहीं टिकती हैं। कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने टिक जाएं, पर वो एक दिन उनको टूटना ही होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो संबंध निभाते रह जाते हैं और हमारे साथ राजनीति होती है। आज हम इसी राजनीति की बात कर देंगे, किचन पॉलिटिक्स। ये सुनने में ही आपको बहुत विचित्र लग रहा होगा कि क्या ऐसा होता है। ये मैंने पढ़ा था, ये शब्द मेरे लिए भी बहुत नया था। किचन पॉलिटिक्स होती क्या है? राजनीति, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हम इसका संबंध सीधे नेताओं से जोड़ लेते हैं, लेकिन राजनीति हमेशा नेता नहीं करती। राजनीति हर जगह है, घरों में है, दफ्तरों में है, हर जगह है, शिक्षण संस्थानों में भी है। तो हम सबकी बात करते हैं और वहाँ पे होता ये है कि जो आपके साथ गेम खेल रहे होते हैं वो खुद को विक्टिम बनाकर आपके सामने लाते हैं, यानी आप बन जाते हैं कल्प्रिट और वो बन जाते हैं पीड़ित। और हमारे सामाजिक हमारा जो ढांचा वो है, वहाँ ये मान लिया गया है कि अगर कोई महिला होम मेकर है या घरेलू है तो बहुत अच्छी होगी, एकदम देवी सीता मैया और पता नहीं क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं है। घरों की बातें मैं इतिहास में जाकर देखूं, अगर दूर से भी हम लोग देखें, किताबों की बात करें, तो हम जब थेरी गाथा पढ़ते हैं या हमारे लोकगीतों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि किस तरह से बहुत सारी कवयित्रियाँ हैं जो कि इस किचन पॉलिटिक्स का शिकार हुई हैं। आप मीराबाई का जीवन लीजिए। मीराबाई, हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें
उदाबाई थी। भारतीय सामाजिक संरचना में ननदों को, बुआओं को, मौसियों को, बहनों को एक खलनायिका बनाकर पेश किया गया है और जो लोग सामने हैं वो विक्टिम बना दिए गए हैं। कभी किसी ने ये झांकने की कोशिश नहीं की कि असल में मामला हुआ क्या था या क्या हुआ होगा। हमने बस ये मान लिया कि कोई महिला अगर घर में रहती है तो उसकी तो गलती हो ही नहीं सकती, वो तो देवी लक्ष्मी का अवतार है। और इस किचन पॉलिटिक्स का शिकार बनती हैं वो शिक्षित महिलाएं जो संघर्षरत हैं और वो जो अपने दम पर आगे बढ़ना जानती हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हमारे समाज में पहले से ही कामकाजी महिलाओं को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि घर की चारदीवारी को पार करके अपनी अस्मिता को खोजना, अपने लिए एक ज़मीन खोजना, इस चीज़ को भारतीय समाज अभी भी स्वीकार नहीं कर पाया है। और हमारी समस्या ये है, जो हम जैसी कामकाजी महिला हैं या जो संघर्षरत महिलाएं हैं, हम अपने आप को इन चीज़ों में इतना व्यस्त नहीं कर सकते कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए। हम लोग ध्यान नहीं देते और पीछे से चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं और अंत में एक समय आता है जब आपको स्टैंड लेना पड़ता है तो आप अचानक ही खलनायक बना दिए जाते हैं। ये अक्सर होता है और जिसने आपके पीछे गेम खेला वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि पूरा समाज उसके साथ है। हाल ही में एक वरिष्ठ लेखिका ने बहुत इसी तरह से घरेलू महिलाओं को इस तरह से देवी बनाकर पेश किया था। मैं ये नहीं कहती, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ना तो अच्छी पूरी तरह होती है, ना कोई चीज़ बुरी होती है। हम सब अपनी अपनी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार जीते हैं। लेकिन ये राजनीति बहुत भयावह चीज़ है और ये पितृसत्तात्मक जो सत्ता है, वो जो ढांचा है, वो काम करती है इन चीज़ों के पीछे। मतलब आपको सामने से कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे दरकिनार किया जाएगा। आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन पीछे पीछे आपके सारे जो संबंध हैं वहाँ पर आपकी छवि बिगाड़ दी जाएगी और कोई समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आपको अपनी बात को रखना पड़ेगा। आज मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इस पर बात नहीं होती है। मैंने इसके पहले भी बात की थी कि बात हम जब सशक्तिकरण की करते हैं तो हम बेटियों की, पत्नियों की और ऐसे ही संबंधों की करते हैं, लेकिन बहनों को सशक्त बनाने पर बात नहीं होती, क्योंकि ये मान लिया गया है कि उनको तो जाना ही है। मगर क्यों जाना है? वो अपने शर्तों पे अपना जीवन क्यों नहीं जी सकती? कभी पूछिएगा, विवाह करना, ना करना, जीना, उसको अपने तरीके से जीना, ये एक नितांत निजी फैसला है। लेकिन इसमें सामाजिक ढांचे को इतना उलझा कर रख दिया गया है कि इसके पीछे जो राजनीति काम करती है हम उसे देख नहीं पाते हैं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में हमने ये सुना है कि ये चीज़ें होती हैं और हम लोग खुद भी भुक्तभोगी हैं कि अगर किसी को बाहर करना हो तो आप उसे कुछ मत करिए, सिर्फ उसको मानसिक तौर पे, वाचिक तौर पे इतना प्रताड़ित कीजिए कि वो एक दिन खुद ही कह दे कि भाई हमें और नहीं रहना है, क्योंकि आपके पास दूसरा विकल्प नहीं होता। उस व्यक्ति ने छोड़ा और आपके पास ये कहने का बहाना है कि उसने छोड़ दिया, हम क्या करें, हम तो रखना चाहते थे। ये हमेशा कॉर्पोरेट दफ्तरों में होता है, पर ये घरों में भी होता है। मैंने आज आपसे इतनी बातें की, उसका उद्देश्य यही था कि समस्या को समझें और समस्या के समाधान की तरफ आपसी समझदारी से लड़कर नहीं,
लड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ये जो भी होता है वो एक असुरक्षा के कारण होता है। जो भी पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं उनके पास इतनी हिम्मत है कि बाहर जाके वो अपना काम भी कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से के लिए थोड़ा बहुत जो भी रूखा सूखा कच्चा पक्का जो भी बना सके। लेकिन ये जो सुविधा है, जो घरों में जो महिलाएं काम कर हैं, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सृजनात्मकता का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो जब रसोई वाली राजनीति यानी किचन की राजनीति से, किचन पॉलिटिक्स से अगर हमें महिलाओं को निकालना है, चीज़ों को सही करना है, तो उसके लिए हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि उन महिलाओं की जो सृजनात्मकता है उनको सामने लाइए। उनके अंदर जो असुरक्षा है उसको आप अगर दूर नहीं कर सकते हैं तो सामने से हट जाइए। कई बार जब तक लोग अकेले नहीं होते हैं उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या खोया है। तो यही कारण है कि मुझे लगा कि आज इस पर बात होनी चाहिए। और रही बात रसोई की, तो रसोई का मामला जेंडर का मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाना पकाना बनाना ये हम सब की मानवीय ज़रूरत है। आज अगर किसी पुरुष का भी कहीं तबादला होता है तो कई बार उसे खाना खुद बनाना पड़ता है, घर के काम खुद करने पड़ते हैं और उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये सबको आना चाहिए। समस्या तब होती है जबकि आप किसी भी खास गुण को, जब आप अपने रसोई को उस जेंडर की विशेषता मानने लगते हैं। भारतीय समाज में यही गलती हुई है। हम सब अगर महाभारत देखें तो हम सब जानते हैं कि भीम बहुत अच्छा खाना पकाते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। वनवास में भी निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो राम, सीता, लक्ष्मण या कोई भी हो, वो सब अपना काम खुद करते थे। अपना काम खुद करना, इसे खुद कीजिए, ये एक विशेषता है। ये लड़की हो या ये लड़का हो, ये सबको आना चाहिए कि वो अपना पेट खुद भर सके, ज़रूरत पड़ने पर चीज़ों को संभाल सके। लेकिन भगवान के लिए इसे जेंडर से मत जोड़िए कि लड़की है तो आपको खाना बनाना आना ही चाहिए या कोई भी काम, और लड़का है तो आपको रोने का हक नहीं, आपको बोलने का हक नहीं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से पुरुषों को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और बगैर किसी गिल्ट के बनाते हैं। वो बहुत बार लड़कियों के लिए खड़े होते हैं। तो आज मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो ऐसे ही पुरुषों को प्रणाम करते हुए कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हम स्त्रियों की लड़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो अंत में सिर्फ रिपोर्टर दीदी के इतना से ही कहना, बस इतना ही है। किचन पॉलिटिक्स की समस्या को समझिए। जो महिलाएं इसका सहारा लेती हैं उनके अंदर थोड़ा सा सकारात्मक भाव लाने के लिए उनकी सृजनात्मकता को बाहर लाइए और ज़रूरत पड़े तो सख्ती से स्टैंड लीजिए। नमस्कार।